करें स्टार्ट। लिखने से ही शुरू करना पड़ेगा पहले तो। यस इट इज। चलो लिखो बच्चों, तो सबसे पहले हेडिंग जो आपको लिखनी है वो लिखनी है आइडियल गैस स्लैश परफेक्ट गैस। आइडियल गैस स्लैश परफेक्ट गैस। तो शुरुआत में इस चैप्टर की जो कुछ हम पढ़ेंगे वो सब सिर्फ और सिर्फ आइडियल गैसेस के लिए ही पढ़ेंगे। तो हमको पहले बताना अगर पड़ेगा कि आइडियल गैस किसको कहते हैं। तो आइडियल गैस की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। क्या प्रॉपर्टीज होती हैं? अ गैस विच हैज तो इसको हम कुछ पॉइंट्स के फॉर्म में लिखते जाएंगे। नो फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स। नो forces of interactions between gas molecules, that is liquefaction is not possible. That is liquefaction is not possible at any temperature and pressure. मतलब ये कि हम कोई भी टेम्परेचर या प्रेशर ले लें उस पे इस गैस को लिक्विफाई यानी लिक्विड में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ये हमेशा एक गैस की तरह ही बिहेव करेगी। Next point, molecules of gas are point masses. That is volume of molecule is 0. Therefore, volume free for gas is equals to volume of container. इसका मतलब क्या है? बचपन में आपने एक सेंटेंस पढ़ा होगा। You guys must have studied a sentence कि जो गैस है उसकी वॉल्यूम कंटेनर की वॉल्यूम होती है। यहां तक लिख लो, फिर मैं समझाता हूं। लिख लिएगा सबने यहां तक? लिख लो लिख लो, आई एम वेटिंग। ओके, अब इसका मतलब क्या है बच्चों? इस बात का मतलब ये है कि मान लो आपके पास कोई कंटेनर है ना। लेट्स सी यू हैव अ कंटेनर और इसमें गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। तो इसका मतलब क्या है कि अगर ये मॉलिक्यूल्स पॉइंट मासेस नहीं होते, जैसे मान लो एक दूसरा कंटेनर हम ले लें, लेट्स टेक अ डिफरेंट कंटेनर, और इसमें हम लोग अगर मॉलिक्यूल्स को थोड़ा बड़ा बना लें, दीज मॉलिक्यूल्स आर बिगर, तो क्या होगा कि इस कंटेनर में से
ये जो मॉलिक्यूल है इनकी वॉल्यूम हटानी पड़ेगी खाली जगह पता करने के लिए। करना पड़ेगा या नहीं बच्चों, जल्दी बताओ। जैसे ये जो मैंने रेड रेड कर दिया है, ये वॉल्यूम हटा दूंगा तो ही जो जगह बचेगी वो गैस के घूमने के लिए बचेगी। इसको इस तरीके से भी आप सोच सकते हो कि आप जैसे मान लो स्कूल में क्लास में पढ़ते थे, तो आपके क्लासरूम में काफी सारे बच्चे अलग अलग बेंचेस पे बैठते थे ना, देयर वर बेंचेस एंड स्टूडेंट्स यूज्ड टू सिट। अब उसमें अगर कोई ये पूछता कि भाई बच्चों के फ्रीली घूमने के लिए कितनी जगह है, तो क्या करते आप क्लासरूम की वॉल्यूम लेते, उसमें से बच्चों की वॉल्यूम माइनस कर देते, तो जो वॉल्यूम बचती वो बचती फ्रीली अवेलेबल वॉल्यूम, जिसमें घूम सकते थे बच्चे। ऐसे ही होता है ना। लेकिन अगर आप लोगों को श्रिंक करके छोटी छोटी चीटियों के साइज का कर दिया जाए, तो क्लासरूम में अब आपका साइज जो एक्चुअल साइज उसकी जगह एक छोटी चीटी चीटी जितना बड़ा आपको कर दिया जाए, तो क्या आपकी वॉल्यूम को माइनस करने की जरूरत है? क्या आपकी वॉल्यूम को माइनस करने की जरूरत है? नहीं है ना। भाई जो पूरी रूम की वॉल्यूम है वही आपकी घूमने के लिए वॉल्यूम अवेलेबल हो गई। बिल्कुल। तो यही बात यहाँ पे कही जा रही है कि भाई मॉलिक्यूल्स जो हैं वो पॉइंट मासेस हैं। पॉइंट मासेस मतलब उनकी कोई वॉल्यूम नहीं है, निग्लेक्ट कर सकते हैं। तो जो भी कंटेनर की वॉल्यूम है वही गैस के लिए वॉल्यूम हो जाएगी, पूरी वॉल्यूम गैस के लिए हो जाएगी। और आपने बचपन में पढ़ा भी होगा जब आपने लिक्विड सॉलिड्स और गैसेस में डिफरेंस पढ़े होंगे कि द वॉल्यूम ऑफ द गैस इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर इट इज स्टोर्ड इन। पढ़ा था या नहीं? ऐसा कुछ बचपन में सीखा था अपन ने, याद आ रहा है? हाँ। तो ये वो पॉइंट कह रहा था। गुड पर। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई। वॉल्यूम फ्री फॉर गैसेस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर का मतलब क्या है, ये बात क्लियर है सबको? तो हम आगे लिख सकते हैं। ठीक है, उसके नेक्स्ट लाइन में लिखो बच्चों, सच गैसेस आर नोन एज आइडियल गैसेस। तो जो गैसेस ये पॉइंट्स फॉलो करती हैं उनको हम आइडियल गैसेस कहते हैं। सच गैसेस आर नोन एज आइडियल गैसेस, full stop, under normal conditions of temperature and pressure, under normal conditions of temperature and pressure, most real gases behave as ideal gases. Most real gases behave as ideal gases. That is, they follow the ideal gas equation. ऐसा तो नहीं होना चाहिए उत्कर्ष। Ideal gas equation. Let me just see if there is something like this. लिख लिया सबने? तो आइडियल गैस इक्वेशन क्या है, किसी को पता है? डज एनीवन नो व्हाट इज आइडियल गैस इक्वेशन? पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी। ये इक्वेशन हम बाद में आगे जाके इसको यूज करेंगे, अभी लिख लेते हैं, इस तक हम पहुंचेंगे। दिस इज नोन एज आइडियल गैस इक्वेशन। इसमें अलग अलग टर्म्स के मतलब क्या है वो देख लेते हैं। वेयर पी क्या है बच्चों, व्हाट इज पी? प्रेशर ऑफ द गैस। ठीक है, प्रेशर ऑफ द गैस, गैस का प्रेशर है ये। वी क्या है? वॉल्यूम ऑफ द गैस।
टी क्या है? व्हाट इज टी? टेम्परेचर ऑफ द गैस. एन इज, व्हाट इज एन? नंबर ऑफ मोल्स. और एक ही चीज बच रही है, आर. इसको क्या कहते हैं? नहीं, आर इज नॉट रेडियस. दिस इज नोन एज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट. दिस इज नोन एज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट. इसकी वैल्यू बच्चों अलग अलग यूनिट में अलग अलग होती है, आपको इसकी वैल्यू याद रखनी ही पड़ेगी. ओके को बेटा. तो आर की जो वैल्यू है वो होती है 8.314. अगर हम एसआई यूनिट्स ले लेते हैं, 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन, जिसको हम अप्रोक्सीमेटली कभी कभी कैलकुलेशन आसान करने के लिए 25/3 ले लेंगे. तो 8.314 को अप्रोक्सीमेटली 25/3 लिया जा सकता है. ठीक है, दिस इज इन एसआई यूनिट्स. दिस इज इन एसआई यूनिट्स. तो डिपेंड करता है प्रेशर की, वॉल्यूम की, क्या यूनिट लेते हैं उसके हिसाब से आपको आर की यूनिट लेनी पड़ेगी. एसआई यूनिट लोगे तो 8.314 लेंगे. अगर आप प्रेशर को एटीएम में और वॉल्यूम को लीटर में लेते हो तो 0.0821 लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन आएगा. इसको अप्रोक्सीमेटली हम 1/12 लिख सकते हैं. और कैलोरीज में अगर आपको वैल्यू चाहिए जूल की जगह, तो यू कैन कन्वर्ट दिस एज 1.987 कैलोरीज पर मोल पर केल्विन. और इसको अगर अप्रोक्सीमेट करना होगा तो क्या लिखेंगे बच्चों? इसको अगर राउंड ऑफ करना होगा तो क्या लिखेंगे? 2. वेरी गुड, 2. तो ये अपने को पता होना चाहिए. यहां तक लिखिए सबने. तो आसिम बेटा, एनटीपी पे वॉल्यूम ऑफ गैस फिक्स्ड होती है, तो जब तुम एनटीपी की कंडीशन लगाओगे तो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर वही रहेगा ना. एनटीपी की कंडीशन के लिए तो वॉल्यूम 22.4 लेनी ही पड़ेगी. अगर वॉल्यूम बड़ा कर दोगे तो प्रेशर आएगा ही नहीं एनटीपी वाला, प्रेशर कम हो जाएगा. ये बेटा लीटर लिखा है, ठीक है. दिस इज लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन. दिस इज कैलोरीज पर मोल पर केल्विन. एटीएम बेटा, एटीएम एटमॉस्फेरिक प्रेशर. एटम नहीं, प्रेशर की यूनिट है एटमॉस्फेरिक प्रेशर. आज लिखवा दूंगा तुमको, चिंता मत करो. अभी यूनिट्स लिखवाऊंगा, अभी उसी पे आ रहा हूँ. लिख लो जल्दी से, अभी मैं यूनिट्स पे ही आ रहा हूँ, आ जाओ. लिख लिया क्या सबने? अगली हेडिंग ही अपनी है बच्चों, यूनिट्स ऑफ स्टेट वेरिएबल्स. तो इनको अपन स्टेट वेरिएबल्स कहेंगे. ये जो आपके प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम है, इनको हम स्टेट वेरिएबल्स कहते हैं. और इनकी यूनिट अपने को लिखनी है. तो अपनी जो अगली हेडिंग है दैट इज यूनिट्स ऑफ स्टेट वेरिएबल्स. तो ये यूनिट्स आपको बच्चों कुछ पता होनी चाहिए, कुछ कन्वर्जन आपको आने चाहिए. यूनिट्स ऑफ स्टेट वेरिएबल्स. हाँ प्रथम बेटा, क्या हो गया? इस बात को अपन क्लास के एंड पे कर लेंगे, ठीक है. लेट्स टॉक अबाउट दिस एट द एंड ऑफ द क्लास. अभी पहले पढ़ लेते हैं. तो पहली चीज जो अपन डिस्कस करेंगे वो है वॉल्यूम. वॉल्यूम की क्या क्या यूनिट्स होती हैं, उनको इंटर कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं. तो बच्चों वॉल्यूम की एसआई यूनिट क्या होती है? कोई बताएगा मेरे को, व्हाट इज द एसआई यूनिट फॉर वॉल्यूम? लीटर नहीं, बिल्कुल नहीं.
वैभव ठीक है, कुछ बच्चों ने, अरे वाह, गुड गुड, काफी बच्चों ने बता दिया है। मीटर क्यूब आएगा बेटा। अच्छा, ऐसा यूनिट अगर मीटर क्यूब है तो सीजीएस यूनिट क्या होगी? बिल्कुल दानिश बेटा, आपकी चैट विजिबल है। सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, और भी कुछ कन्वर्जन जो हमको आने चाहिए, जैसे 1 मीटर क्यूब इज हाउ मेनी डेसीमीटर क्यूब बच्चों? कितने डेसीमीटर क्यूब हो सकता है, कोई बताएगा? 1000, बिल्कुल, 10⁻³ डेसीमीटर क्यूब, 10⁻³ अच्छा, लीटर कितना आएगा, लीटर में अगर करें तो? 1000 लीटर, बिल्कुल, दिस इज ऑल्सो 1000 लीटर। क्यों? क्योंकि 1 डेसीमीटर क्यूब इज बेसिकली 1 लीटर, ये कन्वर्जन होता है। इसको सेंटीमीटर क्यूब में लिखोगे तो कितना आएगा बच्चों? इफ यू राइट दिस इन सेंटीमीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करोगे तो कितना आएगा? 10⁻, कितना? 6, वेरी गुड, दिस विल बी 10⁻⁶। सेंटीमीटर क्यूब इज ऑल्सो इक्वल टू ml, मिलीलीटर और सेंटीमीटर क्यूब एक ही बात होती है। यू कैन राइट 1 सेंटीमीटर क्यूब एज 1 मिलीलीटर। उत्कर्ष बेटा, डेसी इज 1/10, डेका इज 10। तो डेसी और डेका में फर्क होता है, एक 1/10 होता है, एक 10 होता है। और अगर लास्ट मिलीमीटर में लिखना होगा, मिलीमीटर क्यूब में तो बच्चों कितना लिखा जाएगा, जल्दी बता दो। मिलीमीटर क्यूब में कितना आएगा? 10 की पावर कितनी आएगी? 9, 10⁹। आई होप आप सबको कन्वर्जन आते हैं। इन कन्वर्जन में दिक्कत तो नहीं है ना किसी को कि सर कन्वर्ट कैसे किया है? गुड। चलो, दिस वाज अबाउट वॉल्यूम, ये कन्वर्जन हमको आने चाहिए। नेक्स्ट आपको जो लिखना है बच्चों, वो लिखना है टेम्परेचर, कि टेम्परेचर कन्वर्जन कैसे होते हैं। सेकेंड इज टेम्परेचर। तो आपको बेसिक कन्वर्जन आते हैं, सेल्सियस से केल्विन, केल्विन से फ़ारेनहाइट, बट एक स्टैंडर्ड तरीका है जिससे किसी भी स्केल को रिलेट किया जा सकता है। वो स्टैंडर्ड तरीका क्या है वो समझ लो। टेम्परेचर इन सेल्सियस -0, सुनते जाना बच्चों, फिर लिख लेना, पहले सुन लो। टेम्परेचर इन सेल्सियस -0 अपॉन 100 - 0 इज इक्वल टू टेम्परेचर इन केल्विन -273 अपॉन 373 - 273 is equal to temperature in Fahrenheit -32 upon 212 - 32 is equal to some new scale R minus R of 0 upon R of 100 minus R of 0। अब इसका मतलब क्या है ये समझ लेते हैं पहले, उसके बाद बात करेंगे। मतलब ये है बच्चों कि किसी सेल्सियस के टेम्परेचर को यहां रखें अगर, और उसमें से माइनस कर दे अपन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन सेल्सियस, 0 होता है, पानी का फ्रीजिंग पॉइंट 0 होता है सेल्सियस में, हाँ या ना, जल्दी बताओ। डिवाइडेड बाय बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन सेल्सियस माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन सेल्सियस, यही होता है, यही होगा। इसी तरीके से टेम्परेचर इन केल्विन माइनस, ये क्या हो गया, 273 क्या हो गया, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन केल्विन हो गया, डिवाइडेड बाय बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन केल्विन माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन केल्विन इज इक्वल टू टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन फ़ारेनहाइट अपॉन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन फ़ारेनहाइट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन फ़ारेनहाइट। तो एक जनरल मेथड हो गया कि कोई भी स्केल हो, जैसे कोई नई स्केल भी आ गई तो उस स्केल को किसी भी दूसरी स्केल से अगर रिलेट करना है
तो क्या करेंगे, टेम्परेचर ऑन द न्यू स्केल माइनस freezing point of water on that scale divided by boiling point of water on the new scale minus freezing point on the new scale. तो अल्टीमेटली अपने पास इससे रिलेशन क्या आ जाएगी, जो आपने डायरेक्ट रिलेशन पढ़ी हुई बच्चों, देखो आपने पढ़ा है कि C बाय 100 इज इक्वल्स टू K माइनस 273 बाय 100 इज इक्वल्स टू F माइनस 32 बाय 180 इज इक्वल्स टू R माइनस R0 अपॉन R ऑफ 100 माइनस R0। ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। इसको यूज कैसे करना है ये भी मैं बताता हूं, है ना। इसको लिख लो पहले, आई टेल यू दिस, इसको यूज कैसे करना है। C इज टेम्परेचर ऑन सेल्सियस स्केल, K is temperature on Kelvin scale, F is temperature on Fahrenheit scale, and R is temperature on any new defined scale। ठीक है, इसको लिखो, फिर इस पे अपन एक एग्जाम्पल भी करते हैं, मैं समझाता हूँ कि कैसे होगा फिर उससे एग्जाम्पल। स्क्रॉल अप, कितना स्क्रॉल अप बेटा। लिख लिया सबने। आर इज सम न्यू स्केल बेटा, कोई भी नई स्केल है जिसको अभी तक हमने डिफाइन नहीं कर रखा है, ठीक है। दिस इज सम न्यू स्केल। स्क्रॉल अप कर देता हूँ, जल्दी से नोट कर लो, फिर एक क्वेश्चन करते हैं तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा, इससे इसका मतलब क्या है वो भी क्लियर हो जाएगा। लिख लिया सबने, आ जाओ। तो एक सवाल करते हैं इस पे अपन, लेट्स डू अ क्वेश्चन हियर, उससे अपन इसको समझेंगे कि मतलब क्या है, और लॉजिक भी बता दूंगा कि कैसे लिख कैसे दिया। वैसे तो सिंपल यूनिटरी मेथड ही है, बट स्टिल। तो लिखो बच्चों, अ न्यू स्केल इज डेवलप्ड फॉर मेजरिंग टेम्परेचर, a new scale is developed for measuring temperature, comma, on this scale, the freezing point of water is reported as minus 200 degrees nurture, has minus 200 degrees nurture,
and the boiling point of water is found to be is found to be 200 degrees nurture. Full stop. If normal body temperature of a human being if normal body temperature of a human being is 37 degrees Celsius, comma, then the body temperature of a normal human being, then the body temperature of a normal human being on this scale would be on this scale would be dash degrees नर्चर. तो आपको बताना है कि कितने डिग्री नर्चर हो जाएगा इसका टेम्परेचर. नर्चर एक नई स्केल है बेटा, अपन ने नई टेम्परेचर की स्केल बनाई. जैसे सेल्सियस एक स्केल है ना, केल्विन एक स्केल है, फ़ारेनहाइट एक स्केल है, तो अपन ने एक नई स्केल बना दी. तो इसको सॉल्व करें फटाफट, करें सॉल्व. काफी लोगों ने आंसर देना स्टार्ट कर दिया है. तो बच्चों देखो, अपन ने अभी सीखा था कि सेल्सियस में टेम्परेचर माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर अपॉन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज इक्वल टू, जो नई स्केल है इसको अपन नर्चर कह देते हैं, इसको मैं शॉर्ट में नर्चर लिख देता हूँ, माइनस इसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना लिखा है अपन ने बच्चों, -200 अपॉन बॉइलिंग पॉइंट 200 माइनस फ्रीजिंग पॉइंट इज अगेन -200. तो इसको अगर सॉल्व करने जाएंगे अपन तो अपने को मिलेगा सेल्सियस में टेम्परेचर कितना लिखा है अपन ने बॉडी का. जलेश बेटा नया चैप्टर है गैसियस स्टेट, उसमें टेम्परेचर के बारे में पढ़ रहे हैं. कितना लिखा है 37, तो यहाँ 37 लिख देते हैं सेल्सियस में टेम्परेचर, -0 अपॉन 100 इज इक्वल टू नर्चर में टेम्परेचर +200 अपॉन 400. तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो अपने को कितना मिल जाएगा, नर्चर +200 इज इक्वल टू 37 इंटू 4. तो बेटा 37 इंटू 4 कितना आएगा जल्दी बताओ. कितना आएगा 148. तो दिस इज 148 -200 डिग्रीज. तो टेम्परेचर जो आया अपना यहां से वो आ जाएगा -52 डिग्रीज नर्चर स्केल पे. तो कहने का मतलब ये है कि हम कोई भी नई स्केल अगर दे दी जाए तो उस स्केल का कन्वर्जन इस तरीके से कर सकते हैं. फ्रीजिंग पॉइंट का काम है ना बेटा, ये फ्रीजिंग पॉइंट काम आ रहा है ना. वो तो सेल्सियस में फ्रीजिंग पॉइंट 0 इसलिए वो हट गया. अभी केल्विन में रिलेट करना हो तो केल्विन में भी निकाल सकते हैं. ठीक है, आई बात समझ में सबको. हाँ, तो अब आप अपनी नई स्केल बना सकते हो, बिल्कुल बना सकते हो. ठीक है बच्चों, है ना, बहुत सिंपल है. कोई भी स्केल को रिलेट करना हो तो आप इस तरीके से कर सकते हो. इसका लॉजिक मैं समझा देता हूँ, बहुत ही सिंपल है बच्चों. लिख लिया क्या सबने, सबसे पहले ये बताओ, हाँ या ना.
लिख लिया। लॉजिक क्या है बच्चों, देखो, पानी का फ्रीजिंग पॉइंट और पानी का बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट H2O और बॉइलिंग पॉइंट H2O। तो पानी जहां फ्रीज होता है, जहां बॉयल होता है, वो तो वहीं रहेगा। स्केल बदलने से पानी का फ्रीजिंग तो नहीं बदलेगा कि भाई पानी किस जगह पे फ्रीज हो रहा है, बदलेगा क्या? सिर्फ उसको लिखने का तरीका बदलेगा। जैसे सेल्सियस में लिख दोगे 0 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में लिखोगे तो 273 केल्विन, फ़ारेनहाइट में लिखोगे तो 32 फ़ारेनहाइट, है ना? फ़ारेनहाइट के लिए अपन कलर चेंज कर लेते हैं। फ़ारेनहाइट में लिखोगे तो 32 फ़ारेनहाइट। अब केल्विन का बॉइलिंग पॉइंट इज 373 केल्विन, बट फ़ारेनहाइट का कितना है? 212 फ़ारेनहाइट। और अपने को एक स्केल और लेनी है, तो नई स्केल पे अपन ने लिख दिया था -200 और यहाँ +200 डिग्री नर्चर और नर्चर, ये लिखा था। अब देखो इसका लॉजिक क्या है बच्चों, यहां से यहां तक कितने डिवीजन है? 100, है या नहीं? और यहां से यहां तक भी 100 है। इधर नर्चर वाली स्केल पे कितने हैं? 400। और फ़ारेनहाइट वाली पे हैं 180 डिवीजन। इसका मतलब क्या हुआ कि मान लो पानी का फ्रीजिंग, बर्फ ही थी तुम्हारे पास, तो हर स्केल पे टेम्परेचर अलग अलग है। सेल्सियस में 0 है, केल्विन में 273, फ़ारेनहाइट में 32 और नर्चर में -200, है ना? बर्फ थी, आप उसका टेम्परेचर इस स्केल पे नापोगे तो 0 आएगा, इस पे नापोगे तो 273 आएगा, फ़ारेनहाइट में 32 आएगा और नर्चर में -200 आएगा। यहां तक समझ में आती है बात सबको? जल्दी बताओ। हाँ, अब देखो, अगर बर्फ को हमने मेल्ट करा के हीट करना शुरू किया और मान लो ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर तक ले गए, तो ये यहां तक आया, इसमें इस स्केल पे ये 37 चला, इस स्केल पे ये 37 चला। तो सेल्सियस में भी 100 डिवीजन थे, केल्विन में भी 100 डिवीजन थे, तो यहां पे कितना चलेगा? कितने डिवीजन चलेगा? डिवीजन कितने चलेगा? 37 डिवीजन चल जाएगा ना, ये 37 डिवीजन आगे बढ़ जाएगा, राइट? अच्छा, इसमें 100 डिवीजन पे, इस पे 180 थे, तो ये बताओ मेरे को कि सेल्सियस के एक डिवीजन पे फ़ारेनहाइट का कितना आएगा? सेल्सियस के एक डिवीजन पे फ़ारेनहाइट का कितना आएगा? हाउ मेनी डिवीजन्स? 1.8। 1.8 आएगा ना भाई। सेल्सियस पे 100 चलता है तो फ़ारेनहाइट पे 1.8, तो एक पे कितना? 100 पे 180, तो 1 पे 1.8 आएगा। तो यहाँ पे इसके डिवीजन कितने आ जाएंगे? 37 इंटू 1.8 आएंगे। इसी तरीके से अगर ये यहां से 37 चलता है तो यहां कितना चलेगा? कितना चलेगा? 37 इंटू 4 चलेगा, क्योंकि इसके 100 के लिए इसके 400 डिवीजन है, यानी इसके एक के लिए इसके 4 हैं, तो 37 के लिए हो जाएगा 37 इंटू 4, राइट? तो बस यूनिटरी है बच्चों के, भाई इसके 100 डिवीजन है तो इसके कितने हैं, इसके कितने हैं और इसके कितने हैं, बस यूनिटरी मेथड है कि भाई इसके 100 डिवीजन पे इसके 100 डिवीजन है, तो जितना यहाँ चलेगा उतना यहाँ चलेगा। इसके 100 पे इसके 180 डिवीजन है, तो यहाँ जितना चलेगा उसका इंटू 1.8 टाइम्स यहाँ चल जाएगा। इसके 100 डिवीजन पे इसके 400 डिवीजन है, तो इसके एक्स चलने पे ये 4x चल जाएगा। बस यही यहाँ पे किया हुआ है। दिस इज व्हाट वी डिड हियर।
तो इसके 100, इसके 100, इसके 180 और इसके हमने जो लिया था स्केल पे 400 आ रहे हैं। जो भी नई स्केल लोगे वो यहाँ पे डिवीजन आ जाएंगे, उसमें रिलेशन आ जाएगी कि इसके 100 के लिए इसके कितने, ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो यूनिटरी मेथड अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ऑलराइट। ये नोट करने की जरूरत नहीं है, इसको मत नोट करो, बट समझ में आया ना सबको? बिल्कुल। तो हर स्केल का अपना अपना फायदा है। जनरली हम लोग इस चैप्टर में केल्विन और सेल्सियस पे ही बात करेंगे। सबसे कॉमनली यूज्ड स्केल सेल्सियस केल्विन है। कुछ कंट्रीज फ़ारेनहाइट में डिस्कस करती हैं बातें। तो इस तरीके से चलता रहता है। जलज बेटा, नंबर ऑफ पेजेस तो मैं कैसे बताऊंगा, हर बच्चा अलग अलग लिखता है। मतलब तुम रख लो 4-5 पेजेस। ओके बच्चों, तो टेम्परेचर की बात हमने कर ली, काफी टाइम हमने टेम्परेचर को दे दिया है, उस पर सवाल भी कर लिया है। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट, थर्ड स्टेट वेरिएबल विच इज प्रेशर। तो प्रेशर की यूनिट्स और इस पे हमको बात करनी है। तो प्रेशर की एसआई यूनिट क्या होती है, कोई बताएगा मेरे को? व्हाट इज द एसआई यूनिट फॉर प्रेशर? पास्कल, बिल्कुल। या फिर उसको और कुछ भी कहते हैं, न्यूटन पर, न्यूटन पर क्या कहते हैं, मीटर स्क्वायर। बिल्कुल, एसआई यूनिट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इसको पास्कल भी कहेंगे, जिसको हम पी ए से रिप्रेजेंट करेंगे, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, सीजीएस यूनिट क्या हो जाएगी बच्चों? व्हाट इज सीजीएस यूनिट? अगर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ऐसा ही था तो सीजीएस क्या हो जाएगा? न्यूटन का सीजीएस इज डाइन, और मीटर का सीजीएस इज सेंटीमीटर स्क्वायर। वेरी गुड। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कन्वर्ट्स टू डाइन पर सेंटीमीटर। इसमें रिलेशन निकाल लें, कन्वर्जन। 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आएगा? 1 न्यूटन कितने डाइन होता है? कितने डाइन होता है, जल्दी बताओ। 10⁵ और 1 मीटर स्क्वायर कितने सेंटीमीटर स्क्वायर होगा? कितने सेंटीमीटर स्क्वायर होगा? 10⁴। बिल्कुल, 10⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को कन्वर्ट अगर करना है तो 1 न्यूटन की जगह वन, देखो कन्वर्जन भी सिखा दे, तो 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, इसको आपको कन्वर्ट करना है तो न्यूटन की जगह लिखोगे आप 10⁵ डाइन, और मीटर स्क्वायर की जगह सेंटीमीटर लिखना है तो 10⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहां से क्या आ गया? 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज हाउ मेनी? कितना आएगा? बिल्कुल, 10 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस विल बी योर आंसर। मतलब आंसर क्या, कन्वर्जन बेसिकली, क्वेश्चन नहीं है अपने पास। लिख लो जल्दी से, और भी कुछ कन्वर्जन है वो मैं करवाता हूं आपको। लिख लिया सबने यहां तक? नहीं नहीं ईशान, ऐसे जुकाम नहीं है। हाँ सुशांत बेटा। क्वेश्चन की लास्ट लाइन अब मैं बाद में कर दूंगा स्क्रॉल अप, अभी पहले लिख ले उसके बाद। तो और कुछ यूनिट्स हैं जो हमको पता होनी चाहिए, जैसे 1 ATM इज हाउ मेनी बार? कोई बता सकता है? 1.013 bars, which is equal to 1.013 into 10⁵ Pascal. So 1 bar is equal to 10⁵ Pascal. और भी कुछ कन्वर्जन है। 1 ATM is equals to 760 torr. एटीएम इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर बेटा, अभी आज समझाऊंगा आपको कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर। चलो लिखवा ही देता हूँ, एक काम करो,
इसको लिखो, अपन डिफाइन ही कर लेते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, प्रेशर में ही लिख लेते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर टीओ डबल आर बेटा, दिस इज टीओ डबल आर। टॉर यूनिट होती है प्रेशर मेजरमेंट की, टॉर। इस यूनिट को भी लिखेंगे, समझेंगे समझेंगे, चिंता मत करो, सब समझाऊंगा मैं। यूनिट है बेटा प्रेशर की। लिखो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, द प्रेशर exerted by atmosphere on earth surface, the pressure exerted by atmosphere on earth's surface at sea level is called as 1 atmospheric pressure, जिसको हम लिख रहे हैं 1 atm। अरे बेटा कहाँ स्क्रीन फ्रीज हुई है, गर्व नहीं हुई है। लिखा क्या, सबने लिख लिया? ओके चलो, तो प्रेशर मेजरमेंट के बारे में अपने को कुछ चीजें पढ़नी पड़ेंगी, कुछ चीजें समझनी पड़ेंगी, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स है जो अपने को आना चाहिए। हाँ पार्थ बेटा, इसकी बात अपन करेंगे, इसलिए मैंने अभी नहीं लिखवाया, आई विल डिस्कस दिस। तो लिख लिया सबने यहाँ तक? हैज एवरीवन नोटेड दिस डाउन? तो प्रेशर मेजरमेंट की बात करना शुरू करें। ओके तो अब लिखो मेजरमेंट ऑफ प्रेशर, कैसे मेजर होगा वो देखते हैं। ये लास्ट लाइन किसको लिखनी थी, जल्दी लिख लो। someone wanted to write the last line of the question, जल्दी जल्दी, फिर मैं बताता हूँ। ओके मेजरमेंट ऑफ प्रेशर लिखो बेटा। तो इसमें लिखो, टू मेजर प्रेशर कॉमनली टू मेजर प्रेशर कॉमनली की, हाँ चलो लिख लो, प्रेशर कॉमनली टू इंस्ट्रूमेंट्स आर यूज्ड। कॉलन नंबर वन बैरोमीटर, it is used to measure atmospheric or external pressure. Second is manometer, used to measure pressure of a gas in a container. Pressure of a gas in a container.
फुल स्टॉप। उसके नेक्स्ट लाइन से द इंस्ट्रूमेंट्स use the equation P is equals to rho GH, which gives us the pressure due to a liquid of density rho, इसको हम rho कहते हैं, of density rho at a depth h in that liquid, in that liquid, उस लिक्विड में डेप्थ h पर प्रेशर का निकालना हो तो ρgh से निकाला जा सकता है। इस कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं इंस्ट्रूमेंट्स, और मैं अभी आपको बैरोमीटर में इसको यूज करके भी बताऊंगा। इसको लिख लो, फिर अपन बैरोमीटर को समझते हैं कि बैरोमीटर क्या होता है, कैसा दिखता है, कैसे मेजर करता है। जी की वैल्यू बेटा वैसे तो ऑब्वियसली 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले सकते हैं, बट डिपेंड्स ना हमको क्या दी हुई है। अगर 9.8 दिया तो 9.8 देंगे, 10 दिया है तो 10 लेंगे, ठीक है। रो क्या है, कैसी बातें कर रहे हो, क्या लिखा है ये, क्या है रो? ठीक है, डेंसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है रो। खैर, अपन इसको यूज करना सीखते हैं कि हाउ विल वी यूज दिस। तो लेट्स स्टडी बैरोमीटर फर्स्ट। बैरोमीटर में हम इसको यूज करके देखते हैं कि कैसे यूज होगा बैरोमीटर। बिल्कुल है बच्चों, चिंता मत करो, अभी प्रेशर का फॉर्मूला यूज करके बताऊंगा तो आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि भाई ये मतलब क्या यूनिट रखेंगे, है ना, ये एच कैसे नापेंगे, डेंसिटी क्या क्या यूज करेंगे, प्रेशर कहाँ आएगा, सब देखते हैं, अभी चिंता मत करो। तो सबसे पहले तो बैरोमीटर का डायग्राम देखते हैं, है ना। तो लेट्स स्टार्ट विद द डायग्राम ऑफ बैरोमीटर। तो ये आपके पास एक कंटेनर है और उसमें एक इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब रखा हुआ है। You have an inverted test tube in it. There is a liquid filled mercury है। Let's change the color of the liquid. And there is some liquid filled in this। इस लिक्विड की जो हाइट आपको दे रखी है, इस लेवल से ये दे रखी है h। यहाँ पे आपके पास वैक्यूम है, here you have vacuum। ये हाइट हम इस लेवल से नाप रहे हैं। इस लिक्विड की डेंसिटी आपको दी हुई है, इस रो, और ऊपर से लगने वाला जो प्रेशर है यहाँ पर
जो ऊपर से लगने वाला प्रेशर दैट इज पी एटमॉस्फेयर एट प्रेशर ड्यू टू एटमॉस्फेयर। अब बच्चों एक मिनट रुक जाओ, मैं आपको कुछ बातें समझा दूं, उसके बाद आप लोग लिखना स्टार्ट कर लेना वापस, या डायग्राम बनाना स्टार्ट करें। जस्ट स्टॉप फॉर अ मिनट। देखो बच्चों, लिक्विड की एक प्रॉपर्टी होती है, ध्यान से सुनना, कि लिक्विड में अगर सेम लेवल्स हैं तो सेम लेवल्स पे प्रेशर इक्वल होता है। जैसे इस पॉइंट पे अगर मैं लिखूं, इफ आई राइट एट दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, तो इस पॉइंट पे प्रेशर किसकी वजह से? एटमॉस्फेयर की वजह से। एट दिस पॉइंट द प्रेशर इज ड्यू टू एटमॉस्फेयर, राइट। ऊपर जो एटमॉस्फेयर होगा उसी की वजह से प्रेशर लग रहा होगा इस पॉइंट पे। और ये जो दूसरा पॉइंट है, इस पे मैं कह देता हूं प्रेशर पी। प्रेशर इज पी। यहां पर जो प्रेशर लग रहा है उसको मैंने पी कह दिया। अब इस प्रेशर, इस पर जो भी प्रेशर है वो इस लिक्विड की वजह से होगा, जो कुछ लिक्विड इसके ऊपर है, क्योंकि इसके ऊपर तो वैक्यूम है अपने पास, खाली जगह है, तो वैक्यूम का तो कोई प्रेशर होता नहीं है। तो यहाँ जो कुछ भी प्रेशर आने वाला है वो किसकी वजह से आने वाला है? यहाँ जो लिक्विड भरा हुआ है उसकी वजह से, है ना। तो हम क्या कह सकते हैं, सुनो इस बात को ध्यान से। व्हाट वी कैन से कि यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ स्टैटिक लिक्विड, स्टैटिक मतलब जो फ्लो नहीं कर रहा, हम क्या कह सकते हैं? वी कैन से क्या, कि प्रेशर इज इक्वल्स टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये जो P है दिस इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब हमको एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करना है, हम ये चाहते हैं कि हमको एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू मिल जाए। तो एक और चीज हमने पढ़ी थी ऑल्सो, P इज इक्वल्स टू रो जी एच फॉर अ लिक्विड, पढ़ा था अभी, अभी लिखा था ना। तो देयर फोर हम क्या लिख सकते हैं कि रो जी एच इज इक्वल्स टू पी एटमॉस्फियर, या इसको रीअरेंज कर देता हूं मैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल्स टू रो जी एच। तो बैरोमीटर की हाइट नापकर अगर मैं इस फॉर्मूले में फिट कर दूं, अगर बैरोमीटर की ये हाइट मेजर कर लूं मैं, इफ आई मेजर दिस हाइट एंड आई पुट दिस हाइट हियर, तो मुझे क्या मिल जाएगा बच्चों? क्या मिल जाएगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर, है ना। तो दिस इज हाउ योर बैरोमीटर वर्क्स एक्चुअली। वो इसी तरीके से काम करता है कि उसकी जो हाइट होती है वो इस पर डिपेंड करती है कि बाहर प्रेशर कितना है। बाहर प्रेशर बढ़ाओगे तो हाइट बढ़ेगी, बाहर प्रेशर अगर कम कर दोगे तो हाइट बढ़ेगी या घटेगी, क्या होगी जल्दी बताओ? कम होगी। तो गर्व कह रहा है कि सर ये प्रेशर इक्वल क्यों होंगे? गर्व बेटा, स्टैटिक लिक्विड का मतलब क्या होता है जल्दी बताओ? स्टैटिक लिक्विड का मतलब क्या होता है? गर्व बेटा जल्दी बताओ, स्टैटिक लिक्विड का मतलब क्या होता है? तो बाकी सबने आंसर दे दिया, गर्व ने नहीं दिया अभी तक। तो बाकी सब कह रहे हैं, वो सही कह रहे हैं भाई, जो रुका हुआ हो। स्टैटिक लिक्विड मींस समथिंग दैट इज स्टैटिक, मतलब रुका हुआ है, नॉट मूविंग। तो ये रेस्ट पे कब होगा? अगर दो लेवल पे प्रेशर अलग अलग हुआ, अगर यहाँ प्रेशर ज्यादा हुआ और यहाँ प्रेशर कम हुआ, तो क्या ये लिक्विड रुका हुआ रहेगा क्या लेवल पे बराबर? ये लेवल यही रहेगा क्या? नहीं रहेगा ना भाई। अगर इधर प्रेशर ज्यादा है, अगर अंदर प्रेशर ज्यादा है और ऊपर प्रेशर कम है, तो लिक्विड अंदर से बाहर जाएगा, जाएगा ना। और अगर यहाँ प्रेशर ज्यादा हुआ तो बाहर से अंदर जाएगा। अल्टीमेटली रुकेगा कब? जब यहाँ पर और यहाँ पे प्रेशर क्या हो जाए? इक्वल। समझ में आ गया बाकी लोगों को भी?
बस तो यही लॉजिक हमने इस्तेमाल कर लिया। ठीक, चलो अब इसको जल्दी से नोट कर लो तुम लोग। फिर मैं एक सवाल देता हूं इसी कॉन्सेप्ट पे। आई गिव यू अ क्वेश्चन ऑन दिस कॉन्सेप्ट इटसेल्फ। तुम ही कैलकुलेट करोगे प्रेशर। वैक्यूम कैसे प्रोड्यूस हुआ, विजिक्षु कह रहा है। अरे विजिक्षु कर लिया होगा यार कुछ करके, क्या करोगे जान के। और बताऊंगा तो तुम्हें डिसअपॉइंटमेंट और हो जाएगा कि कैसे हुआ ये। बताऊं क्या? चलो बता देता हूँ। डिसअपॉइंटमेंट इसलिए होगा कि तुम कहोगे कि सर ये तो मतलब क्या सिंपल सी बात है, क्यों पूछ लिया। हाँ भाई देख लो सब लोग, सुन लो। पूछा ही है तो सुनो सुनो, एक सेकंड रुक जाओ, सब लोग सुन ही लो। बता ही रहा हूँ मैं तो विजिक्षु को। तो मान लो ये एक टेस्ट ट्यूब है ना। है नहीं ये टेस्ट ट्यूब, बट मान लो ये टेस्ट ट्यूब है, राइट। और मैं इसमें पूरा पानी भर दूं, इसको पूरा पानी से भर दूं, और इसको ऐसे प्रेस करके उल्टा पानी के अंदर डुबो दूं और फिर छोड़ दूं। तो अगर पानी यहां से नीचे आया तो क्या यहाँ पे वैक्यूम बन जाएगा ऊपर? बनेगा या नहीं? किया होगा ना ये तो तुमने यार। बचपन में बाल्टी मग्गे से खेले नहीं होगे नहाते वक्त? मग्गे को उल्टा करके ऊपर उठा के, तो फिर वो मग्गा वापस अंदर जाता है ना। तो उसमें अंदर वैक्यूम बन जाता है ना। तो कुछ करना नहीं पड़ता, सिंपल सा है। टेस्ट ट्यूब में मरकरी भरो, उसको ऊपर तक भर दो, और उसको डुबा कर मरकरी में उल्टा कर दो। चलो बढ़िया है, कर लेना। नहीं किया किसी ने तो मरकरी यूज करेंगे अपन। बैरोमीटर में मरकरी यूज होती है। ठीक है, जल्दी से लिखो इसको, फिर मैं एक क्वेश्चन देता हूँ। अब पता नहीं चले यार तुम लोग कितने शैतान हो। शैतान तो सभी होते हैं बचपन में, डिपेंड करता है कितने शैतानी करते थे। डेंसिटी ऑफ मरकरी देंगे, सवाल में देंगे, चिंता मत करो। लिख लिए सबने यहाँ तक? डायग्राम वायग्राम बना लिए क्या सबने? जल्दी बताओ। कुछ लोगों ने कर लिया, कुछ लोगों ने नहीं किया। चलो कर लो, मैं वेट कर रहा हूँ, कर लो। हाँ दिव्यांश बेटा बिल्कुल। चलो तो सवाल करते हैं अपन। ये तो कभी ट्राई नहीं किया यार उत्कर्ष। लिखो लिखो, सवाल लिखते हैं। देखते हैं प्रथम कोई मौका मिला तो। लिखो सवाल, लेट्स राइट अ क्वेश्चन बच्चों। क्वेश्चन लिखो। कैलकुलेट द हाइट ऑफ मर्क्यूरी कॉलम। कैलकुलेट द हाइट ऑफ मर्क्यूरी column observed in barometer, observed in barometer, if the atmospheric pressure is 1 atm. ओके उत्कर्ष, ओके। इज 1 atm, आपको कुछ दिया हुआ है। यू आर गिवन डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी एज 13,600 kg per meter cube, और G as 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये दो वैल्यूज आपको दी हुई हैं। आपको हाइट बतानी है
कितनी आएगी? तो मीटर्स में बता दो बच्चों, गिव मी द आंसर इन मीटर्स। कुछ कन्वर्जन आपको करने पड़ेंगे, तो थोड़े पन्ने पलट के देखना। अभी आपने कन्वर्जन किए हैं? नहीं, 10 नहीं लेना है, 9.8 लो, बिकॉज वी विल गेट टू अ वेरी नाइस वैल्यू इफ यू डू द एग्जैक्ट कैलकुलेशंस, तो इसलिए हम वेट कर रहे हैं। मरकरी का क्या सिग्निफिकेंस है प्रेशर में? बेटा नापने के काम आ रही है ना, लिक्विड फिल करना पड़ता है ना इसमें, बैरोमीटर में। तो बैरोमीटर में लिक्विड मरकरी यूज कर लेते हैं अपन लोग। ये जो लाल लाल दिख रहा है ना, इसकी जगह मरकरी। करो करो जल्दी करो, फिर मैं बताऊंगा। थोड़ा मेहनत का सवाल है, मुश्किल नहीं है, बट आपको हर चीज समझ समझ के करनी पड़ेगी जो कुछ अभी तक लिखी है, क्योंकि मैंने कोई एग्जाम्पल नहीं करवाया है। करो जल्दी से, मैं 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ आप लोगों को बच्चों, फिर अपन डिस्कस करते हैं। और आप लोगों की हेल्प के लिए मैं भी थोड़ा सॉल्विंग स्टार्ट कर देता हूँ, जिससे आपको हेल्प मिल जाएगी। फिर समझा तो मैं दूंगा ही। अब इसके आगे तो देखो, करो शायद आ जाए। 0.75 नहीं यार, अप्रोक्सीमेशन ले रहे हो तुम लोग। विधान तुमने कुछ पावर में गड़बड़ करी है, जरा देखो। करें बच्चों डिस्कस, बताऊं क्या सॉल्यूशन? है तो सिंपल ही बहुत ज्यादा, बस कैलकुलेशन ही है, बाकी तो कुछ है नहीं। बाकी तो सब बता ही दिया है मैंने। अच्छा चलो वेट कर लेता हूँ, ठीक है। उज्जवल किस यूनिट में दिया याद जवाब आपने? यूनिट क्या है इसकी? कितना आएगा ये बच्चों? 1013 डिवाइडेड बाय 136 एंड देन डिवाइड बाय 9.8, कितना आता है? कितना आता है? 0.76005 मीटर्स, जिसको हम राउंड ऑफ करके लिख सकते हैं 0.76 मीटर्स, या फिर 76 सेंटीमीटर ऑफ एच जी। ये मीटर ऑफ एच जी था। लेट मी क्लियर दिस। मीटर्स ऑफ
मरकरी हाइट जो है वो मरकरी की हाइट आ रही है, तो 0.76 मीटर ऑफ मरकरी या फिर 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी या फिर 760 ऑफ मरकरी। जो हमने वहां भी लिखा था, विच इज इक्वल टू 760 टॉर, यानी कि 1 मिलीमीटर ऑफ मरकरी का जो प्रेशर होगा वो 1 टॉर के बराबर आता है। प्रेशर ऑफ 1 मिलीमीटर ऑफ मरकरी इज 1 टॉर। आई बात समझ में बच्चों? ये बात समझ में आई है ना? तो इस तरीके से काम करता है बेसिकली। इसलिए आप कई बार देखोगे प्रेशर आपको ना मिलीमीटर ऑफ या सेंटीमीटर ऑफ एचजी में दिया होता है कि 760 मिलीमीटर ऑफ एचजी या 76 सेंटीमीटर ऑफ एचजी। उसका मतलब क्या है कि आपको हाइट दे दी है, इस हाइट से आप प्रेशर निकाल सकते हो यूजिंग दिस फॉर्मूला। आपको हाइट दे दी, डेंसिटी और जी तो कांस्टेंट होते हैं, तो उनकी वैल्यू रख के आप प्रेशर निकाल सकते हो। आई बात समझ में सबको? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? ये क्वेश्चन कराया ही इसलिए मैंने बच्चों, क्योंकि ये कन्वर्जन जो है ये यहीं से आएगा, यहां से आपके पास कन्वर्जन आ जाता है। देयरफॉर 1 एटीएम इज 760 सेंटीमीटर ऑफ एच जी या 760 टॉर। ये कन्वर्जन आपके पास आ गया, इसको याद रखना है ना? दिस कन्वर्जन इज टू बी रिमेंबर्ड कि एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितने सेंटीमीटर या मिलीमीटर ऑफ मरकरी होता है। ऑल राइट, क्लियर सबको? आगे बढ़ जाएं, अगले इंस्ट्रूमेंट पे आ जाएं। मैनोमीटर पढ़ना है अपने को, जल्दी से जल्दी से जल्दी से। सो नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट दैट वी नीड टू स्टडी इज मैनोमीटर। तो पहले हमने बैरोमीटर पढ़ा था, द फर्स्ट थिंग दैट वी स्टार्टेड वाज बैरोमीटर हियर। ये हमने बैरोमीटर पढ़ा था। अब हम मैनोमीटर पढ़ लेते हैं। हाउ डज अ मैनोमीटर वर्क? मैनोमीटर के दो टाइप्स होते हैं बच्चों। नोट करना है? कर लो नोट, जल्दी जल्दी नोट कर लो, मैं वेट कर रहा हूँ। कर लो कर लो कर लो कर लो, जिसको नोट करना जल्दी कर लो। वैसे तो वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ आवर क्लास। जल्दी नोट कर लो जिसको करना था। क्या नोट करना था? इससे ऊपर भी कुछ नोट करना है? मैनोमीटर बेटा, मैनो, MANO, मैनोमीटर। चलो एक काम करते हैं, मैनोमीटर तो कुहू बोरिंग नहीं है या है? अरे नहीं नहीं, ऐसी कैसी बात कर रहे हो? अभी अभी सवाल आएंगे तो देखना, सब मजा आएगा। मैं अभी तो क्या शुरुआत में तुमको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ ना, बेसिक्स, इसलिए। तो एक काम करते हैं, मैनोमीटर का पहला टाइप तो लिख ही लेते हैं, ओपन एंडेड मैनोमीटर। ओपन एंडेड मैनोमीटर, और इसका डायग्राम मैं बना देता हूं। लेट मी ड्रॉ अ डायग्राम। ये अपने को बनाना है, और इसके आगे से अपन लोग फिर स्टार्ट करेंगे। पहले डायग्राम तो बनाना ही है, तो जल्दी से डायग्राम बना लो बच्चों। ड्रॉ दिस डायग्राम।
तो ये ओपन एंडेड मैनोमीटर है, इसको ओपन एंडेड इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ऊपर से ओपन है, एंड देयर इज सम लिक्विड फिल्ड इन दिस। लिक्विड भी हम जनरली मर्क्यूरी ही लेके चलते हैं। यहाँ पे हमारे पास गैस फिल्ड है, ऊपर से जो प्रेशर लगेगा वो एटमॉस्फेयर का लगेगा, जो हाइट डिफरेंस आएगा वो एच कहलाएगा। द हाइट डिफरेंस विल बी एच, है ना। अब बच्चों हम दो पॉइंट्स ले लेते हैं, एक पॉइंट यहाँ और एक इसी लेवल पे दूसरा पॉइंट इधर। तो इस पॉइंट पे जो प्रेशर लगेगा वो किसका होगा? यहां पर गैस फील्ड है, तो इस पॉइंट पे लगने वाला प्रेशर किसकी वजह से होगा? गैस का होगा, बिल्कुल। तो यहां हम लिख देंगे प्रेशर ऑफ गैस। अच्छा, इस पॉइंट पर प्रेशर लिखना है, लेट्स राइट दिस एज प्रेशर एज पी। तो यहां पे लगने वाला जो प्रेशर होगा इस पॉइंट पर किसकी वजह से होगा? एक तो ये लिक्विड की वजह से होगा, है ना, और उसके ऊपर एटमॉस्फेयर का भी है। तो किस किस का हो जाएगा? एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर प्लस लिक्विड होगा, बिल्कुल। तो यहां अपन लिख पाएंगे कि P इज इक्वल्स टू पी एटीएम प्लस पी लिक्विड। ये हमको समझ में आ रहा है ना। यहां पर ये इस पॉइंट पर, इस लेवल पे, इस लिक्विड की वजह से और उसके ऊपर एटमॉस्फेयर की वजह से। तो यहां पर प्रेशर इस तरफ जो है वो हम एटमॉस्फेयर प्लस लिक्विड की वजह से, यहाँ पे जो प्रेशर है वो किसकी वजह से? गैस की वजह से। गैस यहाँ पे प्रेशर लगा रही है। अच्छा, और ये दोनों सेम लेवल पे हैं, तो अगर सेम लेवल पे हैं तो प्रेशर गैस और पी बराबर होंगे या नहीं होंगे? होंगे। तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि सिंस pressure of gas and P are at same level in a static liquid, therefore pressure of gas is equals to P। और यहां से अपने को इक्वेशन मिल जाएगी, प्रेशर ऑफ गैस P की जगह क्या लिख देंगे बच्चों? एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस लिक्विड का प्रेशर उठा के यहां रख देंगे। तो हमको एक इक्वेशन मिल गई कि प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल्स टू पी एटीएम प्लस पी लिक्विड। इस तरीके से अगर हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर और लिक्विड के प्रेशर को जोड़ दें तो अंदर जो गैस रखी हुई है उसका प्रेशर हमको मिल जाएगा। इसको नोट कर लो। आज की क्लास के लिए अपन इतना ही रखते हैं थ्योरी में। विल स्टॉप आवर थ्योरी हियर इटसेल्फ, है ना।